Today we are going to attend a new topic, cell cycle and cell division. देखो ये जो चैप्टर है ना बायोलॉजी का, ये जो चैप्टर है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये एक तरीके से सेल का चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ते हैं तो पहले हमने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की। किसकी बात करेंगे? सेल डिवीजन की। तो क्या कोई कोशिका सेल डिवाइड कर क्या किसी कोशिका में सेल डिवीजन होता है? भाई सेल की अगर हम बात करें तो ये मान लो ये एक कोशिका, हिंदी में आप इसको क्या कहोगे? कोशिका। क्या कहोगे? अच्छा, अब ये कोशिका क्या करेगी? एक निश्चित टाइम के बाद डिवाइड हो जाएगी, निश्चित समय के बाद ये बट जाएगी। ये इसमें होता रहेगा कब तक? जब तक हमारी ग्रोथ चलती रहेगी। कब तक होता रहेगा? जब तक हमारी ग्रोथ चलती रहेगी। तो सेल जब डिवाइड होती है तो दो तरीके से होती है। ये पहले तो अपना केंद्रक को बांटती है, अपने केंद्रक को तोड़ती है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य को, उसके बाद में किसको तोड़ती है? जब वो केंद्रक को तोड़ती है तो इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? और जब साइटोप्लाज्म को तोड़ती है तो हम उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? ठीक है। अब जब सेल डिवीजन चलता है तो सेल डिवीजन के होने का जो काल होता है, क्रम होता है, उसको हम सेल साइकिल से समझाएंगे। किससे समझाएंगे? सेल साइकिल से। और सेल साइकिल जब चलती है तो उसकी दो फेज होती है स्पेशल। एक तो होती है इसकी इंटरफेज, और एक होती है उसमें एम फेज। एम फेज में तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों चलती हैं। मियोसिस और माइटोसिस। और इंटरफेज एक तरीके से तैयारी है सेल डिवीजन के लिए। तो थोड़ी सी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो देखो ये डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। ये डायग्राम आपको क्या समझा रहा है कि भाई ये जो चीज है आप कहाँ से लोगे? यहाँ से ले लो। ये है यहाँ से। क्लियर? ये नीचे का सारा है इंटरफेस। क्या है? और ये जो है ये आ जाएगा एम फेज में। एम फेज एक्चुअल में डिवीजन फेज होती है वो। और इंटरफेज जो होती है वो तैयारी की फेज होती है। किसकी फेज होती है? इंटरफेज में तीन फेज होती हैं, G1, G2, G1S और G2। और इसमें एक G0 फेज भी होती है, G0। ठीक, शून्य लगा हुआ, शून्य काल कहेंगे इसको। इसमें जैसे कुछ कोशिकाएं होती हैं विश्राम अवस्था में चली जाती हैं। ये तभी ग्रोथ करती हैं जब इनमें क्षतिग्रस्त हो जाएं, बाकी वो ग्रोथ नहीं करेंगी। जैसे जब एज बढ़ जाती है तब कुछ कोशिकाएं विश्राम अवस्था में चली जाती हैं, जैसे हृदय की कोशिकाएं। आदमी जब पूरी ग्रोथ कर लेता है तो हृदय की कोशिकाएं बढ़ना बंद हो जाती हैं, जितना बन गया उतना बन गया। नहीं तो हार्ट जो है और कितना बड़ा होगा। हृदय की कोशिकाएं वो काम करना बंद कर देती हैं, मतलब हृदय की कोशिकाएं डिवीजन करना बंद कर देती है, काम अपना करती रहती हैं। लेकिन मान लो क्षतिग्रस्त हो जाए, लग गई, चोट लग गई, तो ये वापस से अपना स्टार्ट करेगी काम। तो जब वो इस फेज में चली जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? G0 विश्राम अवस्था। ठीक है। यहाँ पर ये जो फेज है इसमें देखो समसूत्री विभाजन दिखा रखा है, ये क्रोमोजोम है
और ये क्रोमोसोम आगे डिवाइड होकर अलग अलग ध्रुवों की तरफ जाकर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 2 हिस्सों में बंटकर एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर साइटोप्लाज्म बीच में से टूट जाता है और 2 सेल्स बन गई यहाँ पर। ठीक है, एक को G1 और एक को, ये G1 फेज दिखा रखी है दोनों के लिए, एक को समझाया नहीं, एक से समझा रहे हैं, एक से समझा रहे हैं, दोनों से भी समझा सकते हो, एक से समझा दो। ठीक है, ये एस फेज, ये जो फेज होती है ग्रोथ फेज होती है, इसमें वृद्धि होती है G1 फेज में। एस फेज में सिंथेसिस होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी अपने जैसी कॉपी तैयार कर देता है। क्रोमोसोम जैसे ऐसे था ना ये, अब देखो ऐसे हो गया, अपनी जैसी 2 निकाल दिए इसमें, जैसे ऐसे इसमें और इसमें ऐसे बन गए यहाँ पे, तो डुप्लीकेट हो गया। लेकिन ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, सिर्फ डुप्लीकेट होता है वो, नहीं कि अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। एक जैसे ये 2 अंगुलियां हैं, अब आप बोलोगे सर यहाँ से कुछ निकल गया इस अंगुली में और यहाँ से इसमें निकल गया, तो हम कहेंगे कि ये डुप्लीकेट हो गए, लेकिन अंगुलियां तो 2 ही हैं, संख्या तो वही रहेगी ना। और G2 फेज जो होती है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं और स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल फाइबर बनता है। ठीक है, तरकु तंतु बनते हैं, वो क्या काम आएंगे हम आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सजियों में वृद्धि, मरम्मत और निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा ही होता है। सारी बातें कोशिका विभाजन द्वारा होती है। अपनी अधिकतम वृद्धि के बाद कोशिका विभाजित होना प्रारंभ कर देती है। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। एक कोशिका से नई कोशिका बनने में जो टाइम लगता है उसको हम जनन काल कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? अब प्रश्न आता है कि कोशिका विभाजन क्यों करती है? क्योंकि जब इनकी जो आयतन, इसका जो वॉल्यूम है वो यदि 2 गुना हो जाए तो इसको विभाजित होने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, यानी कोई सेल है और सेल के अंदर ये केंद्रक है, केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य। तो जब कोशिका द्रव्य बढ़ता है तो केंद्रक द्रव्य भी बढ़ता है। तो जब ये इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इनमें तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में इसको बंटना जरूरी हो जाता है। एक साइंटिस्ट हर्टविग ने बताया कि केंद्रक का आयतन कोशिका द्रव्य के आयतन के एक निश्चित अनुपात में होता है। निश्चित अनुपात, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम अनुपात नहीं बोल रहा है, निश्चित अनुपात। जैसे वो 2 है तो वो 4 है, अगर वो 6 हो जाता है तो ये 4 हो जाता है, वो 8 हो जाता है तो ये 6 हो जाता है। 2 बढ़ रहा है, निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है। ऐसा हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन मान लो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, इस निश्चित अनुपात को न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या न्यूक्लियोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, इंडेक्स के रूप में समझा रखा है NP, VN बटे VC माइनस VN। VN क्या है? ये केंद्रक का द्रव्य। क्या है? VC क्या है? कोशिका का द्रव्य। तो अगर हम देखें तो VN और VC, इसमें अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? VN जो लिया और यहाँ पर VC कोशिका द्रव्य है, उसमें से VN का मान निकालेंगे, क्योंकि VN तो कम ही रहेगा, VC से तो कम ही रहेगा। और फिर भाग देखिए निकालते हैं, एक इनकी समीकरण दी हुई है, मैंने अपने को कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा। केंद्रक का आयतन कोशिका द्रव्य के आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी केंद्रक का आयतन कोशिका द्रव्य के आयतन की, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अनुक्रमानुपाती हो गया। कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि के कारण यह अनुपात असंतुलित हो जाता है। यदि उसमें आयतन बढ़ गया तो अनुपात असंतुलित हो गया, और यही परिस्थिति कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। ठीक है, कोशिका चक्र की अगर हम बात करें तो एक कोशिका विभाजन के दौरान DNA प्रतिकृति व वृद्धि करती है। सही बात है, अगर एक कोशिका है और इसको विभाजन करना है तो अपने DNA को डबल करेगी वो, क्योंकि दूसरी कोशिका में देगी क्या वो, तो इसको अपने गुणसूत्रों को डबल करना पड़ता है ताकि वो डिवाइड कर दे उनको अलग अलग, तो उनको प्रतिकृति और वृद्धि करनी पड़ती है। ये सभी प्रक्रियाएं
सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन तथा कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार से संपन्न होती हैं, यानी सारे एक समायोजन ढंग में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आगे चला गया कोई पीछे चला गया, पहले डीएनए रेप्लिकेशन होना है, फिर केंद्रक टूटना है, कोशिका द्रव्य का टूटना है, सारे एक समायोजन ढंग में होती है ताकि आगे कोशिका विभाजन सही तरीके से हो जाए। कि कोशिका विभाजन सही तरीके से हो जाए, संतति कोशिकाओं में पैतृक कोशिका का जीनोम चला जाए, यानी संतति कोशिका में पैतृक कोशिकाओं का क्या चला जाए, जीनोम। आप क्या जानते हो, गुणसूत्रों का एक आधारभूत जोड़ा जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? अतः घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है। भाई जीनोम तो ये बोलोगे आप 23, लेकिन द्विगुणन आप बोलोगे 46। तो द्विगुणन करती है तथा अन्य संगठनों का संश्लेषण करती है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहा जाता है। यानी किसी कोशिका द्वारा अपने जीनोम को डबल करना, आवश्यक चीजों का निर्माण करना तथा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करना, ये सारी चीजें सेल साइकिल में आ जाएंगी। क्लियर? किसी कोशिका को अपने जीनोम को डबल करना, संतति कोशिकाओं का निर्माण करना, आवश्यक पदार्थ जैसे कोई प्रोटीन है, कोई स्पिंडल फाइबर है, इन सब का संश्लेषण करना, ये सारी चीजें सेल साइकिल में आती हैं। क्लियर? अब इस चीज को आप ऐसे समझो, देखो ये जो है येलो येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ये सारा इंटरफेज है। मनुष्य की कोशिका को विभाजित होने में 24 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है? अब 24 घंटे के अंदर 23 घंटे इंटरफेज में ही लगता है, यानी 90% टाइम इंटरफेज में लागू होता है, 10% टाइम में वो डिवाइड होती है। ये 10% टाइम होता है जिसको आप एम फेज कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, 10% टाइम होता है, और 90% टाइम किस में लगता है, इंटरफेज। यानी आप कहोगे कि इसमें पूर्व तैयारियां होती हैं और विभाजन कुछ समय में होता है। समझ में आ गई बात? यानी इतना टाइम तो इसको तैयार होने में लगा, लेकिन विभाजन होने में इतना टाइम नहीं लगता। तो तैयारियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभाजन तो छोटा सा हो जाएगा, तैयारियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो 90% टाइम इसी में लगता है और 10% टाइम इसमें लगता है। ठीक है? अब यहां पर अगर आप देखो तो इंटरफेज दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है। जैसे ये सेल है, ये इंटरफेज से होके तो आई है, पहले इंटरफेज हुआ, फिर विभाजन हुआ, फिर वापस से इंटरफेज होगा, फिर वापस से विभाजन होगा, चलता रहेगा। तो दो विभाजन के बीच की अवस्था कौन सी होती है, इंटरफेज। यानी दो विभाजन के बीच की अवस्था इंटरफेज होती है। ठीक, ये बात मैंने आपको बता दी। और ईस्ट की कोशिकाओं को पूरा करने में 90 मिनट लगते हैं, एक इंटरफेज होती है और एक एम फेज। ठीक है? इंटरफेज की अगर हम बात करें तो यह विभाजन के पूर्व की अवस्था होती है, इसमें विभाजन के लिए तैयारियां होती हैं, इसको हिंदी में अंतरावस्था कहोगे आप। क्या कहोगे? इसमें केंद्रक और केंद्रिका बड़े आकार के हो जाते हैं, सेल है तो केंद्रक और केंद्रिका बड़े आकार के होंगे, तभी तो डिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि जब उनका क्या बढ़ गया, केंद्रक द्रव्य बढ़ गया, आकार बढ़ गया। यह दो विभाजनों के मध्य की अवस्था है। समझ में आ गई बात? जो अभी समझे। इंटरफेज अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, G1, S और G2। इनके हिंदी में भी नाम लिख रखे हैं, कॉमन सा रहेगा, आप G1, S और G2 तो याद रखें। G1 फेज में मैंने बताया क्या होता है, ये ग्रोथ फेज है, इसमें वृद्धि होती है। S फेज में संश्लेषण होता है, चीजें डबल होती है, चीजें डबल होती हैं लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। और G2 फेज में विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। क्लियर? यहां देखो ये G1 फेज है और G1 फेज में लिख रखा है पश्च सूत्रीय अंतराल प्रवस्था, G1 फेज, समसूत्री विभाजन
और डीएनए प्रतिकृति के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है। भाई हम बात कर रहे हैं इंटरफेज की, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरफेज में G1 S G2। इससे पहले क्या आया होगा? एम फेज ठीक नहीं थी, और ये कौन सी फेज है? एस फेज। यहाँ पे डीएनए का संश्लेषण होता है यानी रेप्लिकेशन होता है इस फेज में, तो एम फेज और रेप्लिकेशन के बीच की अवस्था हो गई। तो जीवन फेज सूत्रीय विभाजन, इसी को बोल रहे हैं आप एम फेज को, और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का अंतराल। समझ में आ गई बात? जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है और लगातार वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए प्रतिकृति, ध्यान रखना इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ वृद्धि होती है, लेकिन इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एस फेज में डीएनए का निर्माण और इसकी प्रतिकृति प्रारंभ हो जाती है। डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की मात्रा 2C है से चिन्हित किया गया, मान लो इसको 2C से चिन्हित किया गया, ठीक है, तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। कितनी हो जाती है? यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, सिर्फ डीएनए बढ़ रहा है लेकिन गुणसूत्र नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे तो फिर आप क्या करोगे? आप जैसे 46 गुणसूत्र के डबल कर दोगे, तो 46 गुणसूत्र के डबल थोड़ी होंगे। G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रावस्था के दौरान केंद्रिकांग में आरएनए का निर्माण। 3 याद रखो यार आप, G1 में वृद्धि, S में संश्लेषण और G2 में प्रोटीन का बनना। एक होती है शांत अवस्था G0। तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे प्रौढ़ अवस्था में जैसे हार्ट की सेल्स हैं, उन्होंने विभाजन बंद कर दिया, लेकिन ऐसा तभी होता है, वो विभाजन कब करती है? जब वो क्षतिग्रस्त या मृत होने लग रही हैं, तब उस कंडीशन में वो कर सकती हैं। तो जीवन अवस्था से निकलकर वो निष्क्रिय हो जाती हैं और किस में चली जाती हैं? ठीक है, शांत अवस्था में चली जाती हैं। एम फेज की अगर हम बात करें तो एम फेज जो अवस्था है वो बड़ी नाटकीय ढंग से चलती है। एम फेज का प्रारंभ कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक के विभाजन से। पहले तो सेल है, पहले तो केंद्रक टूटेगा, इसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक टूट के 2 हो जाएंगे, फिर कोशिका द्रव्य टूटेगा, इसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस से शुरू होता है और साइटोकाइनेसिस पे खत्म हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्र के विभाजन की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे ही याद रखना क्रम से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखो सेल साइकिल वो इंटरफेज, उसमें 3 अवस्थाएं आ गई, G1 S G2, और ये एम फेज। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस आ गया और ये साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका का विभाजन 2 प्रकार से होता है। जंतुओं में कोशिका खांच विधि द्वारा कोशिका द्रव्य बढ़ता है, जबकि पादपों में कोशिका पट्टी विधि द्वारा कोशिका द्रव्य बढ़ता है। तो ये आपके आगे आ जाएंगे, अभी समझा नहीं रहा मैं इनको। क्लियर भाई, बात समझ में? ये आपका यहाँ तक हो गया, लेट्स फिनिश।